नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेनों को जल्द सामान्य रूप से चलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को जल्द शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है, जिसकी जानकारी राजेश टोपे ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ जालना में बात करते हुए दी है। अभी रेल सेवा भी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो तो शुरू हो गई है। सिर्फ मुंबई का जो हमारी जो हेल्पलाइन है या तो जो ख़ास तौर पर हमारे जो लोकल ट्रेन है वो शुरू होने की मांग ज़रूर मुंबई कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी दिनों में इसकी जो संख्या है वो संख्या को नज़र रखते हुए जल्द से जल्द वो शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ज़रूर कहूँगा। और मुझे पता है कि वो शुरू करना बहुत ही सामान्य लोगों की मांग है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर नज़र रखे हैं और वो जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे। और वहीं औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर के राजनीति हो रही। राजनीति पर महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये विषय स्थानीय लोगों की अस्मिता का है। पिछले कई सालों से स्थानीय और शिवसेना औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग कर रही है। कैबिनेट मंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निवासियों का और लोगों को जो चाहिए वो देने का निर्णय लेने वाली है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद हो रही राजनीति पर भी कैबिनेट मंत्री शिंदे ने कहा कि अभी फिलहाल जांच जारी है। जिस महिला ने कंप्लेंट की है उनके खिलाफ भी कंप्लेंट आई है। जल्द जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाबतीमध्ये नक्कीच मुख्यमंत्री महोदय आणि आमचं प्रमुख महाविकास आघाडीचे प्रमुख मंडळी यांच्याबरोबर चर्चा करून तो निर्णय होईल, सकारात्मक निर्णय। और वहीं सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में घिरती हुई नजर आ रही। दरअसल तांडव के डायलॉग्स और सीन्स को लेकर के दर्शकों में नाराजगी देखने को मिली। इसके चलते बीजेपी विधायक राम कदम ने तांडव वेब सीरीज का विरोध किया है और लोगों से वेब सीरीज को बॉयकॉट करने की अपील भी की है। मैं आपको बता दें, उस पूरी सीरीज में शुरुआत में ही कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और इसी के मद्देनजर अब तमाम बीजेपी नेता, अभी आपने देखा बीजेपी विधायक राम कदम ने भी इसका विरोध किया है। जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, यह नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर हिंदू समाज की माफी मांगे। और वहीं केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में राज्यपाल भवन का घेराव किया है। कांग्रेस ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इस आंदोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, पूर्ण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुंबई विभाग प्रमुख भाऊ जगताप, सांसद बालू धानोरकर सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। तालुक्यामध्ये हे अडवाणी आणि अंबानी आज शेतकऱ्यांना म्हणतील की आम्ही तुम्हाला 1 रुपया किलोनी देतो, एपीएमसी वाढेल। और अगली खबर, दिल्ली की सीमा पर किसान कानून को लेकर के चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में भी आंदोलन किया गया। किसान अलायंस मोर्चा की ओर से मुंबई की आजाद मैदान में महाराष्ट्र के किसानों समेत पंजाब से आए हुए किसान भी शामिल हुए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि जब तक तीनों किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, हिंदू का नहीं, ये देश का आंदोलन बन चुका है। अमित शाह जी, आप मनमर्जी के कानून बनाते गए, हम सहते गए।
आपने कानून बनाया, हम जरते गए। पहले किसान का नहीं, मजदूर का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, सिख का नहीं, मुसलमान का नहीं। सभी लोग आज सभी की तरफ से ये कहने के लिए आए हैं कि कानून को स्टे किया है, लेकिन वापस लेने तक आंदोलन वापस नहीं होगा। और पंजाब के किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, चीन और पाकिस्तान से पैसा नहीं आ रहा है। ये उनकी लंगर सेवा की परंपरा और शहादत की परंपरा आगे बढ़ाते हुए ये अहिंसक सत्याग्रह लड़ रहे हैं। और ये आज मुंबई के लोगों को और कड़ा संकल्प देंगे, इस विश्वास के साथ हमने उनको आज अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। और वहीं नवी मुंबई के सीबीडी पुलिस ने शहर में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 8,29,645 रुपए का सामान भी जब्त किया है। साथ ही एक वैगनआर वाहन को भी जब्त किया, यानी कि एक कार को भी जब्त किया है। चोरों ने बेलापुर इलाके में 9,25,000 रुपए का सामान और 36 ग्राम सोने के आभूषणों की चोरी की थी। और वहीं नवी मुंबई में महापेशील रोड पर 2 लोगों ने अकेले घूम रही एक महिला को लूट लिया। जानकारी के मुताबिक महिला बिरला सॉफ्ट कंपनी के सामने महापेशील रोड पर अकेले घूम रही थी। उसी दौरान रिक्शा में सवार 2 व्यक्तियों ने उसका जबरन पर्स छीन लिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं मराठवाड़ा के रेल विकास को लेकर के पूर्व सांसद डॉक्टर वेंकटेश काब्दे की अध्यक्षता में जनता विकास परिषद नादेड़ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद प्रताप पाटिल ने कहा है कि मराठवाड़ा में रेल संबंधी जो भी समस्याएं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। रेलवे विषयक प्रश्न के ऊपर एक मीटिंग बुलवाई थी। नांदेड़ का सांसद होने के नाते मुझे भी यहाँ इस बैठक में उन्होंने बुलाया था। जो भी उन्होंने मेरे पास सुझाव दिए हैं और मैंने 1.5 साल में रेलवे के प्रश्न के बारे में जो कुछ काम किया वो भी मैंने बताया है। और उनके जो सुझाव है तो आदरणीय पीयूष गोयल साहब के साथ एक मीटिंग लेके उनके सुझाव समझ लेके सुनाने का प्रयत्न। और वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सुबह 6 बजे करीब अचानक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि रायगढ़ के पास पुणे की ओर से आ रहे ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर में रखा कार जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। और वहीं देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सुरेश राठौर ने टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। के पर्यटन और क्रीड़ा मंत्री तथा रायगढ़ जिले के पालक मंत्री आदित्य तटकरे हमारे साथ न्यूज़ 1 इंडिया पर जुड़े हुए हैं। मैम, रायगढ़ जिले के साथ पूरे कोकण में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन पर आधारित रोजगार निर्माण के लिए क्या योजनाएं हैं? रायगढ़ और कोकण ये पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हमारा प्रयास जो है वो चल रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ पॉलिसीज़ है वो अभी डेवलप की है। एग्रो टूरिज़म पॉलिसी है जो किसानों के लिए बहुत ही उपलब्ध मतलब अच्छी तरह से काम वो कर सकते हैं उसमें। या फिर और 2-3 पॉलिसीज़ है, जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी जो है कोकण के हिसाब से वो बीच शैक टूरिज़म की पॉलिसी है। वो भी अभी अंतिम
तौर में उनकी पूरी कार्रवाई चल रही है, तो वो भी तकरीबन इसी साल शुरू हो सकती है। इसके अलावा ऐसे कुछ पॉलिसीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण कोकण में बहुत ही अच्छे जल दुर्ग है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा और इतिहास है, एक भावनिक मुद्दा है हमारे लिए भी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये जो फोर्ट्स है, ये जो जल दुर्ग है, जो किले हैं, इनका संवर्धन ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मुद्दा रहेगा। तो इस तरीके से हम काम करने का सोच रहे हैं। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक प्रयास रहेगा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस विभाग में काफ़ी काम हम कर सकते हैं। आज तक जितना महत्व देना चाहिए था इस विभाग को उतना नहीं मिला है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है, उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा है और सभी जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, कांग्रेस के भी यहाँ पे जो मंत्री है थोरात साहब है, इतर सब वरिष्ठ मंत्री है, उनके सहकार्य से कोकण विभाग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, क्रीड़ा विभाग के लिए भी हमने बहुत ही अच्छे कुछ प्लान्स बनाए हैं। आज तक कभी भी कोकण विभाग के लिए विभागीय क्रीड़ा संकुल नहीं था, जो हम डिविजनल कॉम्प्लेक्स बोलते, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो नहीं था। तो डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो हम रायगढ़ में लाने का हम प्रयास कर रहे थे और वो काफ़ी हम उसमें यश प्राप्त कर चुके हैं। उसकी भी कार्रवाई एक अच्छे से हो रही है। तो वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कोकण विभाग के सभी क्रीड़ाओं के लिए, क्रीड़ा प्रेमियों के लिए उपलब्ध हो सके। हमारे साथ थे रायगढ़ जिला के पालक मंत्री आदित्य तटकरे, जिन्होंने विकास के मुद्दे पर यहाँ पे बात रखी है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, महाराष्ट्र के। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यक्ति ने फिल्मकार और अभिनेता महेश मांजरेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्मकार ने उसे थप्पड़ मारा है और उसके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसकी कार मांजरेकर की कार से टकरा गई थी, जिसके बाद फिल्मकार ने उसे थप्पड़ मारा और अपशब्द कहे। अधिकारी ने बताया कि आरोप है कि कार में टक्कर लगने के बाद मांजरेकर कार से बाहर निकले, उनके और सतपुते के बीच बहस हुई और इसी दौरान मांजरेकर ने उसे थप्पड़ मारा और तमाम अपशब्द कहे। वहीं पुलिस ने महेश मांजरेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं नवी मुंबई के पनवेल नगर पालिका की नई कर प्रणाली की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए नगर पालिका ने संपत्ति का सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया है। हालांकि संपत्ति कर के संबंध में सिडको नोड में भ्रम की स्थिति है। विपक्ष ने नो सर्विस नो टैक्स का नारा लगाते हुए लोगों से भुगतान नहीं करने का आह्वान किया है। निगम ने GIS मैपिंग के माध्यम से पूरी संपत्ति का सर्वेक्षण किया है। इस संबंध में निगम क्षेत्र के नागरिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये पूरी गलती इधर के जो सत्ताधारी है बीजेपी, उनकी ही है, क्योंकि कौन सा भी निर्णय जब होता है तो उसके लिए ठाम रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जब भी कॉरपोरेशन फॉर्म हुई तभी ये हम लोगों का सभी मतलब 78+3 81 कॉरपोरेटर्स का निर्णय हुआ था महासभा में कि आगे 5 साल कौन सा भी ज़्यादा कर लोगों को नहीं लगाया जाए। अभी जो टैक्स लगाया जा रहा है 2016 से लेके हर साल 20% की बढ़ोतरी करते हुए ये टैक्स लगाया गया है और आम आदमी के लिए ये टैक्स भरना मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में हम अगर सत्ता में नहीं है फिर भी हमने अगर हमारे मैनिफेस्टो में लोगों को बताया है कि टैक्स के बारे में हम कुछ सही फैसला करेंगे, तो विपक्ष में रहते हुए जो जनता को आश्वासन दिया वो पूरा करने के दिशा में हम लोग इसी की तरफ देखते हैं। अभी जो टैक्स चीज क्या लेते हैं कि आप जो सुविधा लोगों को देती है उसके बारे में टैक्स लिया जाता है। इधर सुविधा का तो पता है नहीं है, तो मैं शिवसेना के वती से इसका पूरा विरोध करने वाला है। और आज आगे की रणनीति ठहराने के लिए महा आघाड़ी के सर्व नेता आज इकट्ठे हुए हैं। इसके आगे की रणनीति आज ठहराई जाए। टैक्स चीज
और 2021 की जनगणना में ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम ना होने से ओबीसी समाज की ओर से जनगणना का बहिष्कार किया गया है। ओबीसी समाज के लोगों ने पतंग उड़ा करके इसका विरोध किया है। साथ ही ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि वो इस बार जनगणना में भाग नहीं लेंगे। साथ ही अपना विरोध जताने के लिए ओबीसी समाज की ओर से घर घर के बाहर पट्टी लगा करके भी मुहिम चलाई गई है। इस दौरान भंडारा शहर में मकर संक्रांति के पर्व पर ओबीसी क्रांति मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। ओबीसी की जनगणना नहीं होती है तो हम विरोध करेंगे और ओबीसी क्रांति मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र से ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। और जनगणना नहीं होती है, कॉलम नहीं होता ओबीसी का, तो हम जनगणना का विरोध करेंगे। यही है संक्रांत के माध्यम से पतंग उड़ाकर हम सरकार को जताना चाह रहे और आपके माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे कि ओबीसी और वहीं महाराष्ट्र के शिरडी में चल रहे अवैध व्यापार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने अनशन पर बैठने की धमकी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेश लोकचंदानी ने 26 जनवरी को शिरडी पुलिस स्टेशन के सामने अनशन करने की धमकी दी है। वहीं 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई के बंगले के सामने अनशन करने की चेतावनी भी दे दी है। शिरडी में श्री साईबाबा संस्थान ने 1985 साल में यहाँ पर दारूबंदी का ठहराव किया हुआ था, मगर अवैध मार्ग से यहाँ पर दारू, गांजा, चरस, अफीम और वेश्या व्यवसाय ये सब पुलिसों के आशीर्वाद से चलता है। मैं गए 12 साल से इस मुहिम में हूँ कि शिरडी में ये जो अवैध जो से बंद चल रहे हैं वो बंद हो जाए। 26 जनवरी को शिरडी पुलिस स्टेशन के सामने आमरण उपोषण को बैठ रहा हूँ कि आज शिरडी में अवैध व्यवसाय बंद हो। अगर मेरी मांग नहीं की मानी गई 3 दिन के अंदर तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे इनके घर के सामने, मातोश्री के सामने आमरण उपोषण। और वहीं आपत्ति से आविष्कार का जन्म होता है। इसका एक खास उदाहरण महाराष्ट्र के कुंभेफल में रहने वाले लोगों ने पेश किया है, जहां पानी की किल्लत से परेशान किसानों ने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी मदद से सभी गांव वाले अपनी प्यास बुझा सकेंगे। ये महाराष्ट्र का बीड जिला, जिसे लोग तालाब से मशहूर गांव के रूप में जानते हैं। यहाँ गांव वालों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे ये गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव वालों ने अपने ही खेतों में गड्ढा कर उसमें तालाब बना दिया। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठाकर अपने गांव के पानी का लेवल बढ़ा दिया है, जिसकी मदद से लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली है। गांव वालों का कहना है कि धूप के समय में पानी की दिक्कत ज्यादा होती है, जिसकी मदद से लोगों को काफी दूर दूर तक भटकना पड़ता है और बारिश के पानी को रोकने का भी कोई इंतजाम नहीं है। पहले जो हमारे किसान भाई यहाँ पे पारंपरिक खेती करते थे वो छोड़ के यहाँ पे आधुनिक पद्धति से खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें वो फल बाग की तरफ बढ़ गए और यहाँ पे हमारा गाँव पूरा पानीदार हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा हम इस योजना के पहले यहाँ पे किसान पारंपरिक तरह की खेती करते थे और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर का और वेजिटेबल का एरिया ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 55 हेक्टर का हॉर्टिकल्चर प्लांट्स और वेजिटेबल का जो एरिया है यहाँ पर 100 हेक्टर से ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन। बीड जिले का कुंभेफल गाँव करीब 1005 हेक्टर में फैला हुआ है, जहाँ रेनफॉल से लगभग 600 ml से 700 ml तक पानी ही मिल पाता है, जो यहाँ की जमीन के हिसाब से पानी के लेवल से बहुत कम है। इसी बात को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने मागेल त्याला शेट तल्ले योजना लागू की, जिसे फलों उत्पाद योजना की प्रचार प्रसिद्धि और उसके फलस्वरूप किसानों को अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद MST योजना के तहत 55 तालाब और MIDH अभियान योजना के माध्यम से 6 तालाब किसानों को दे दिए गए, जिसकी मदद से किसानों को खेती के लिए पानी मिल पाया। फिलहाल किसान अपनी फसल उत्पाद को बढ़ा रहे हैं।
इससे हमारा उत्पन्न भी बढ़ गया और हमारा मेरी तरह गांव में जो मेरे सहकारी है मित्र है उन्होंने भी इसमें से तलब किए हैं। इससे हमारा गांव का स्तर लेवल बढ़ रहा है अभी उत्पन्न में और सब कुछ अच्छा चल रहा है। कृषि विभाग अच्छी तरह से यहाँ पर काम करता है। कुंभीफल गांव के लोगों के इस जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में इस तरीके से प्रयोग किए जाए तो शायद किसानों को सूखे की वजह से आत्महत्या न करनी पड़े। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीड से रोहिदास हादगाले की रिपोर्ट। और वहीं महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक बंदर का अंतिम संस्कार किया गया है। फिलहाल चर्चा का ये विषय भी बना हुआ है। बंदर की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बंदर के अंतिम संस्कार का फैसला लिया और वैदिक परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। जलगांव जिले के पाचोरा तहसील के बालद बुद्रुक गांव में फिलहाल दुख का माहौल है। दरअसल यहां कुछ दिन पहले ट्रेन की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृत बंदर का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया और चंदा इकट्ठा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे गांव में घुमाकर बंदर की अंतिम यात्रा निकाली और खेत में बंदर को दफनाया गया। वानर की मूर्ति एक बना के लाया मार्बल में। अभी वो मूर्ति की स्थापना हम जहाँ पे वानर की मौत हुई उस जगह पे लेके जाने वाले हैं, जो कि ट्रैक्टर में बिठा कर पूरे गांव में उसकी मेरोनुक निकाल के सभी गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सब मिलके हम उसको वहाँ पे लेके जाएंगे और उनकी स्थापना विधिवत तरीके से हम उनकी स्थापना वहाँ पे करने वाले हैं। बंदर का विधि विधान के साथ मानवों के जैसा अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही जिस जगह बंदर की मौत हो गई थी उस जगह से थोड़ी दूर बंदर की मूर्ति भी लगाई गई है। मनुष्य के मरने के बाद किए जाने वाले सभी विधि इस वक्त किए गए। जिस जगह बंदर की मौत हो गई थी उस जगह से थोड़ी दूरी पर बंदर की मूर्ति बिठाई गई है। हमारे गांव में एक रेलवे ट्रैक है जो हमारे गांव के एक शेतकरी है शरद वाणी, इनके यहाँ एक बंदर रेलवे में कट जाने के कारण उसकी अंतविधि हमारे गांव के सब लोगों ने मिलजुल के निकाली। इतना ही नहीं, सब लोगों ने मिलके उनका जो जैसे मानव धर्म में हम 10 क्रिया विधि उसकी अंत्येष्टि करते हैं उसकी। हिंदू रीति के अनुसार बंदर को अंतिम विदाई दी गई। मोहल्ले के दर्जनों लोग इस दौरान वहां मौजूद थे। बंदर को हनुमान जी का प्रतिरूप माना जाता है। मानवता का संदेश देता ये संदेश पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जलगांव से आत्माराम गायकवाड़ की रिपोर्ट।